रिगार्डिंग प्रश्न में क्या लिखा है ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ठाणे एजुकेशन सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर्स लिमिटेड। बाप रे बहुत ज्यादा बड़ा इस एसोसिएशन है इनका। तो इज फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनल अकाउंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, फाइनल अकाउंट बनाने बोला है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके फाइनल अकाउंट में अपने को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। एग्जैक्टली जैसे अपन सोल प्रोप्राइटर के ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन एक चीज एडिशनल है। क्या? सीक्वेंस। सीक्वेंस पीएनएल में, ट्रेडिंग में और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सीक्वेंस का मैटर। लेकिन जो पीएनएल अकाउंट है उसमें पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, पूरे 17 नंबर के 17 नंबर में कौन से आइटम आते हैं, पूरे 17 अंक के बातें पढ़ाया है तुम्हारे को। पीएनएल के क्रेडिट में भी पढ़ा है और एसेट लाइबिलिटी में पढ़ा है, बस वो एक चीज एडिशनल। बाकी आप लोग नॉर्मल जैसे प्रॉब्लम करते हैं वैसे ही करना है। तो प्रश्न में जो जानकारी दी है भैया, प्रश्न में की जो जानकारी है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज प्रश्न में ट्रायल बैलेंस है, रिसिप्ट पेमेंट है। तो बस ये ट्रायल बैलेंस में दी गई जानकारी किस तरीके की होती है और रिसिप्ट पेमेंट में जानकारी किस तरीके की होती है, एज ए क्वेश्चन आपको उसको क्या मानना है, क्या दिया है, बस उसी का अंतर है। आंसर में इससे कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला नहीं है। कुछ बच्चों को तकलीफ हुई होगी इसको देख के, बाकी ऐसा कुछ आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो एक्चुअल में तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ फिर भी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। वैसे बाल की खाल निकाल दी इसमें भी तुमने। जैसे शेयर कैपिटल का नंबर बोलते जाओ, L1 बोल दो नहीं याद आ रहा तो। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस इनकम है, इनकम बोलो, इनकम है हाउ तो बोलो। गलत बोल दिए क्योंकि, हाँ सही बोल दिए क्योंकि वो रिसिप्ट है, पैसे आ रहे हैं। तो जो रिसिप्ट हुई है, एडमिशन फीस मिला है, तो जो पैसे मिले ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? एडमिशन फीस रेवेन्यू। नॉर्मल इनकम, और ये इनकम का स्पेसिफिक नंबर है क्या? नहीं है। अदर इनकम, अदर इनकम 16 बोल दो। 2DR16 अब होगा क्या? 2CR नहीं, डेबिट नहीं है। हम थोड़ा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिमाग में चल रहा पूरा। ट्रायल बैलेंस में इधर के आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो तकलीफ हो जाती है। यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी या फिर सीआर, और यहाँ पे आएगा एसेट या फिर डीआर। नॉर्मली ये उल्टा है, उल्टा है क्यों है? रिसीव पेमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहे, ट्रायल बैलेंस नहीं है इसमें। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिसीव मतलब पैसा आना, आना मतलब इनकम या फिर लाइबिलिटी। तो ये इनकम तो है सीआर में आएगा। सीआर में स्पेसिफिक नंबर है क्या एडमिशन फीस के हेडिंग का? नहीं। तो नंबर 4 का क्या बोल दो, चिढ़ा दो थोड़ी देर। ई 4E 2CR4E। बाप रे बाप रे, क्या बोलते सर, किसी को समझ रहा है क्या का 4E है? बोलो बोलो। फॉर्म फॉर्म याद है क्या तुमको पूरा? तुम्हारे को ही तो याद कराए थे सबसे ज्यादा नाम। लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर, लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर मतलब मेंबर को लोन दिए होंगे और उनसे पैसे लोन के अपने क्या किए हैं, वापस लिए हैं। लोन रिकवर्ड से पैसे आए हैं, रिसिप्ट है। तो जो लोन दिए थे ना, जो लोन क्या थी हमारी, एसेट थी। लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस बोले तो A4 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो लोन दिए थे, जो हमारी एसेट थी लोन एंड एडवांस, उस लोन एंड एडवांस के पैसे वापस हो गए। तो अपने अब वो एसेट नहीं रही, मतलब हमको जो जिसको मेंबर्स को लोन दिए थे उन्होंने वापस दे दिए। तो माइनस करेंगे, लेकिन कहाँ पे माइनस करेंगे जाके? A4। किसी को ये समझ रहा है कि A4 क्या कहाँ से आया करके? ये पहले तो पढ़ के समझो कि ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा। लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर, और ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब पैसे आ रहे। लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर मतलब लोन मान लो अपने मेंबर को दिए, और वो लोग जब वापस देंगे पैसे, उनसे बस वापस लेंगे, तो उसको तो बोलेंगे ना लोन रिकवर्ड फ्रॉम मेंबर। एसेट कैसे है वो समझो पहले, ये मीनिंग समझ रहे क्या? हाँ। अब मेरे को ये समझो कि पैसे आ रहे, ये बात पक्की है। लेकिन पैसे आ काय के रहे? जो लोन दिए थे वो पैसे वापस आ रहे। हमारे ही दिए हुए पैसे जो लोन के तौर पे दिए थे मेंबर को, वो वापस कर रहे मेंबर। तो जब हम मेंबर को लोन देते हैं, तो वो जो दिया हुआ लोन होता है वो क्या होता है? एसेट। हमारे लिए एसेट है ना, लोन एंड एडवांस। लोन दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं लोन, कर्जा हमारे पे नहीं है। हाँ, हम किसी को कर्जा दिए हैं, हाँ, तो वो पैसा अगर वापस कर दे, जो पैसा हम उसको लोन दिए थे आगे वाले को, वो पैसा अगर वापस कर दे, तो जो हमने हमारी एसेट मान के रखे थे कि भैया हम तुमको उधार दिए तो उनको पैसे दे देना, दे देना ना, तुमने पैसे
दे दिए तो हमारे को जो पैसे का लोन का रिकवरी हो गया वो हमारी एसेट में से माइनस कर देंगे कि भैया हमको जो पैसे मिलने वाले थे वो मिल गए, एसेट हमारी कम, मतलब एक प्रकार से कैश में कन्वर्ट हो गई। तो अपने को कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, बस A4 में से माइनस करना है। समझ गए? वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ऑन लोन मेंबर, मेंबर्स के लोन पे जो ब्याज लिए थे हमने वो हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम का नंबर बोलो, एक नंबर बच्चों बोलो जल्दी। 2CR1। आपका ऐसा सोचना पड़ता तुम लोग के बारे में, तुम लोग के भरोसे बैठे रहेंगे तो तेरी ये प्रॉब्लम 3 घंटे चल सकता है, इसलिए हम हिंट देते रहते। तो सेल बताइए, सेल का 1CR बोल दो, नहीं तो कुछ याद नहीं आ रहा होगा। सेल चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो चाहे वो बुक्स का हो, दोनों एक ही जगह आएगा क्या? यस, 1CR में आएगा। थोड़ा सोच के बताओ, समय दिए तो सोचो किस बारे में सोचना है सर। कि ये जो सेल हुआ है उसके ब्रैकेट में लिखा है दो चीजें, कंज्यूमर गुड्स, ये तो सर गुड्स जो सेल करते हैं उसी को तो लिखते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लेकिन जो बुक सेल की उसको भी लिखने बोल रहे थे। एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन की प्राइमरी इनकम हो सकती है बुक सेल करना। समझ रहे नहीं समझ रहे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो बुक अगर बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं तो उनका रेगुलर काम होगा ना। और उनकी ये डायरेक्ट इनकम है, मेन इनकम है कि ये इनडायरेक्ट इनकम है? मेन उनका एक्टिविटी का पार्ट कहला सकता है ये। वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन बुक वगैरह सेल कर रहे हैं। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये डायरेक्ट इनकम ही है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही आएगा। आहो आहो बोलते जाओ। और मेन वैसे भी उसको सेल की हेडिंग के अंदर दिया हुआ है तो वैसे भी वो सेल ही है। हाउ? धीरे भाव। DCC बैंक करंट अकाउंट। बाप रे, अब ये DCC कौन है? DCC कुछ और ही निकला, लोन फ्रॉम DCC बैंक, नाम है बैंक का। हाँ, लोन फ्रॉम DCC बैंक, DCC बैंक करंट अकाउंट है। तुम ज्यादा दिल्ली तक मत जाओ ना, तुम कामटी में तो बराबर पहले दिमाग लगा लो अपना। तो दिल्ली जा रहे तुम। DCC बैंक करंट करंट अकाउंट मतलब क्या है? हाँ, और ये करंट अकाउंट में पैसे हमको क्या हुए? रिसिप्ट में लिखा है, मतलब ये DCC बैंक का करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्यों एक क्रेडिट बैलेंस कहाँ से हो गया सर? ये पैसे आए हैं, बैंक करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन ये जो DCC बैंक का करंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस है। ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कि नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे सर, तुम क्या बोलना चाह रहे ना, हमारे को कुछ नहीं समझ। देखो, या रिसिप्ट तो ये या तो इनकम रहेंगी, या तो इनकम रहेंगी या तो लाइबिलिटी, ये समझ रहा? पैसे आए हैं तो या तो इनकम रहेगी या फिर लाइबिलिटी। समझ रहे क्या? तो इनकम है क्या करंट अकाउंट बोले तो, बैंक अकाउंट बोले तो? नहीं, लाइबिलिटी हो सकती है, और ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लाइबिलिटी है। ये उल्टा है। ये ऐसा बोल सकते हैं, डेबिट वाला आइटम इधर है, क्रेडिट वाला आइटम इधर है, तो क्रेडिट से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि रिसिप्ट है वो। सर रिसिप्ट यानी तो आना होता है, उसका एक इफेक्ट है वो, दूसरा ही मतलब रिसिप्ट में जो लिखा रहता है वो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट है, लेकिन जिस नाम से लिखा रहता है वो क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री करे हैं उनको समझ रहे होगा शायद। रिसिप्ट में पैसा आता है उसके जिस नाम से रिसिप्ट को लिखते, जैसे रिसिप्ट फ्रॉम ओनर कैपिटल के नाम से लिख दिए। कैश बुक बनाए हो ना, तो रिसिप्ट में क्या लिखते थे? आने वाले रीजन, कि किस रीजन से पैसा आया है, तो वो जो रीजन है वो ये है, तो ये पैसा आया जरूर है, कैश के तौर पे डेबिट है, लेकिन जो आइटम है वो क्रेडिट नेचर का होता है। जो पैसा आया वो रीजन क्रेडिट होता है, तो वो या तो इनकम बनती है या फिर लाइबिलिटी। तो अगर हम बात करें बैंक का करंट अकाउंट, तो एक करंट ओवरड्राफ्ट जैसा आइटम है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में बैंक करंट अकाउंट का नंबर मालूम है क्या? L7, क्योंकि करंट लाइबिलिटी बराबर। सेल ऑफ इम्पिटिंग बॉक्सेस, खड्डे खुड्डे बेचे। अभी रहते बहुत सारे किताबें उताबें आई बोलते, तो फिर उसको खड्डे बच गए बोलते, तो बेच डाले उसको। तो फिर बताओ हमारे लिए क्या हो जाएगा? इम्पिटी बॉक्स मतलब खाली पीली डब्बे। हाँ, तो बेचेंगे तो इनकम होंगे, कैसी इनकम? इनडायरेक्ट। मेन इनकम नहीं है, खड्डे बेचना हमारा भी दुकानदारी का काम है क्या? नहीं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में खड्डे बेच दिए बोलते, बॉक्स, इम्पिटी बॉक्स। तो ये इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट, इसलिए फिर चिढ़ा दो किसी को भी, ई बोल दो। 2CR4E रिन्यूअल फीस। रिन्यूअल फीस मतलब अलग अलग तरीके की, अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीस वीस लिए, इनकम रिसिप्ट है, इनकम तो है, लेकिन इसका भी स्पेसिफिक नंबर है क्या अपने पास में?
नहीं तो किसको भी चिढ़ा दिए, नंबर याद नहीं आ रहा तो। लोन फ्रॉम बैंक, अब ये बैंक से लोन लिया, ये इसके लिए भी क्या बोल दो, L4 बोल दो। क्यों, बैंक से लोन लिया सिक्योर्ड होगा, सिक्योर्ड लोन का नंबर मालूम है क्या? होम फॉर्म अनसिक्योर्ड लोन का नंबर बोलो, L5 है। वो कैसा रहता, वो मछुआरा क्या करता, झिंगुर फंसा के डालता मच्छी पानी में और मछली आके फंस जाती, मोटी फंसी फंसी हमारे आगे आ जाएंगे पेमेंट में। हम जानबूझ के अभी पूछे कि तकलीफ हो जाए। प्रिंटिंग स्टेशनरी का नंबर नहीं है, कुछ भी आ जा रहा हो तो 10 बोल दो। 2DR10। अदर एक्सपेंसेस, अदर का कुछ याद नहीं आ रहा हुआ तो 16 को 16 बोल दो। पोस्टेज 2DR9। फर्नीचर का A7। परचेज का बोलो 1DR। लोन टू मेंबर, इसी में से ये क्या होने वाला है, 78 में से 36 माइनस होके जो भी बचेगा 42 लिख देंगे उसको। समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ बोलते जाओ। DCC बैंक का करंट अकाउंट, ओ एक मिनट, ये करंट अकाउंट में क्या है, ये पैसे आए हैं, और ये करंट अकाउंट में पैसे पेमेंट। तो रिसिप्ट और पेमेंट को कंपेयर करके देखेंगे कि पैसे आए ज्यादा कि पैसे गए ज्यादा। नहीं समझे कैसा, आए अगर माइनस कर देंगे गए, तो हमारे पास से अगर गए ज्यादा तो हमारी एसेट है, बैंक में पैसा जमा ज्यादा हुआ करंट अकाउंट में। और वही हमको मान लो अगर हमने हमारे ने बैंक को पेड किए कम और रिसीव ज्यादा कर लिए, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये है रिसीव, बैंक से पैसे मिले निकाले आए हमारे पास कितने 18, और वो बैंक में जमा कितना किए, पेमेंट कितना किए 30, जमा करके अगर 18 निकालते हो तो अभी भी अपने बैंक बैलेंस ही हो। तो ये जो है ना, इसको कहाँ लिखे थे अपन ने L7, और इसको कहाँ लिखना चाह रहे थे A6 में। तो एक्चुअली क्या करेंगे, इसको और इसको मर्ज करके A6 में ही लिखेंगे। ये क्या बोले समझ में, दोनों को अलग अलग नहीं करना है, नेट कर देना है कि बैंक में पैसा जमा कितना किया करंट अकाउंट में और निकाले कितना, दोनों को मिला के पता चलेगा कि बैंक बैलेंस है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये दोनों को सिर्फ ये करना पड़ेगा सेटअप करने के लिए। समझ रहे, दोनों को मर्ज करके लिख के बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझो। तो जमा किए पैसा, उसमें से जितने पैसे निकाल लिए, और अगर वो पैसे जो निकाले हैं जितने जमा किए उससे ज्यादा निकाले तो ओवरड्राफ्ट बनेगा। तो जब हमने ये पढ़े थे तो हमको थोड़ी मालूम था कि इधर अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे हम जब पढ़े थे तो हम ये देखने के थे, अभी देखे तो बताते देख देख के। क्या बताते कि दूसरा देख लिए क्या, 30,000 रुपए का पेमेंट किए थे खाते में ना, 18,000 निकाल लिए तो 12,000 बैंक बैलेंस रहेगा पॉजिटिव। जब पेमेंट ज्यादा किए बैंक में, निकाले कम है पैसा, तो ये एसेट रहेंगी नहीं रहेगी, तो एसेट के तौर पे 12,000 A6, नहीं समझे K6 कैरियज एंड फ्रेट कुछ भी बोल दो। वेरी गुड। शेयर इन DCC बैंक, बैंक के अंदर शेयर भी खरीद ले रहे, शेयर इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का A2 बोलो। काय का A2 सर, काय का A2, इन्वेस्टमेंट A2, और A3 में भी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट स्टॉक प्रोविडेंट फंड। तो ये A2 है, इन्वेस्ट है ना एक प्रकार से, शेयर में पैसा लगाया, समझते हैं। हाँ हाँ बोलते जाओ। शेयर इन कंज्यूमर फेडरल, शेयर कोई भी इसके कंपनी के इधर उधर के खरीद रहे, हमारे लिए एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। समझता है क्या शेयर में इन्वेस्टमेंट, नहीं समझते हो, है सिनूस, समझो थोड़ा जल्दी जल्दी समझो। रेंट का नंबर कुछ भी बोल दो, 8 वगैरह, 2DR8 बोल दी। टैक्स का इस नंबर है क्या, 8 ये रेंट रेट टैक्स तीनों आता है। मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग का अटेंडेंस फीस कमेटी मेंबर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेरी गुड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला तो इम्प्लाई कितने बजे घूमने गए थे, 2DR7। सैलरी 3 बजे सैलरी दिए थे। कैश इन हैंड का बोलो A1।
एडजस्टमेंट का नंबर बोलो, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन 2 DR ए, पेड रेंट, प्रीपेड रेंट अमाउंट 400, प्रीपेड रेंट को काय में से माइनस करेंगे और करंट एसेट ए6, नहीं समझे कैसे, ऐसे कैसे समझ जाए। और सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू है बट नॉट पेड है, कब पेड करिएगा, नहीं पे किए तो क्या हुआ 2 DR सैलरी में प्लस, लाइबिलिटी में प्रेजेंट, सैलरी में प्रेजेंट प्लस करने के लिए पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में नंबर क्या है सैलरी का, मालूम है तुमको नंबर, इधर तुमको मालूम है, वीडियो देखिएगा पहला ना दूसरा, पहला दूसरा वीडियो में नंबर उम्र बता है, नंबर का ही खेल है पूरा, आगे आ जाएंगे। बताइए ना, क्लोजिंग स्टॉक का क्या करिएगा, ए 1 CR A6, हाँ नहीं समझे कैसे, A6 में क्या रहता है, करंट एसेट, जितनी भी करंट स्टॉक वगैरह, सिर्फ एक को छोड़ के, नहीं दो को छोड़ के, कैश बैंक का बैलेंस नंबर 1 और 5 में आता है डेटर, और बाकी की जितनी भी करंट एसेट है वो 6 में, 7 में फिक्स एसेट, दुनिया भर के आइटम सिखाए 1 2 3 4, तो तुमको याद नहीं होगा, लेकिन आखिरी में बच्चों को पूछेंगे इनको याद रहेगा, तो तुमको क्या लगेगा कि ये लोग बोले रखे रखे ज्यादा ही हुशार हो गए, इतना इतना याद कर लिए क्या, हम याद कराए शुरू शुरू में 1 2 दिन तक, तो 1 2 दिन तक का तुम वीडियो देखोगे तो शायद तुम लोग को भी चीजें जम जाएगी। तो अभी हम आंसर करते हैं, फॉर्मेट में बोलिए क्या बनाइएगा, हाँ उनको एक्चुअली ये प्रश्न उस प्रजाति का है जिस, तुम हमारे डायलॉग नहीं क्या पहले ही मारने को मत देखो, तुम हमारे को नहीं क्या पैसा कमा दो थोड़ा, नहीं हम क्या बोल रहे हैं ना कि जो ये टॉपिक में अभी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसके उम्मीद कम ही है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये रिसीव पेमेंट नेचर वाला, नॉर्मल टॉपिक प्रॉब्लम नहीं है, पूछने को पूछा जा सकता है, जो किताबों के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, पेपर में आए हुए जो प्रश्न अवेलेबल है, उनमें ऐसा प्रजाति का रिसीव पेमेंट का प्रश्न दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग का प्रश्न आया था तो बताया जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा एक सजेशन है कि ये वो टॉपिक, ये क्वेश्चन वो कैटेगरी का है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम ही है। कॉलेज को तुम हल्के में ले रहे, इतना भी हल्का नहीं है भैया, कॉलेज एकदम ही हल्का कर दे रहे, ये लोग क्या समझते हैं ना, बोले कि होती है करके, इतना नहीं है ना भैया, मजाक से बोलते हैं हम, लाड़ से बोलते हैं, तुमको क्या लगता है कि जानबूझ के ही बोल रहे करके, तो क्या हो गया, तकलीफ हो गई, अंदर से हंसते हो, कौन तकलीफ दिया कॉलेज वाले, कॉलेज में मार रहे हैं, बाप रे बाप रे, 11वीं 12वीं का एक बात को सुनो, ठीक है 11वीं 12वीं में बच्चा, 12वीं में मारे थे ना, मैं बोला फर्स्ट ईयर में भी मार पड़ रही, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये तुम लोग, तुमको पता नहीं चल रहा, लेकिन तुम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, फर्स्ट ईयर 12वीं के बाद की क्लास है, नहीं नहीं अब तो तुम नहीं मारे ही बोलेंगे ना, अब अब तो तुमको मार पड़ी होंगी तो भी नहीं बोलेंगे ना, तो फिर क्या बोले, तुमको ही निकलो बोल दिया, इसलिए बोलते कि कोई सर आने के पहले निकलो निकलो नहीं बोलना, पहले सुन लिए रहते तो हमारी बात, पहले तुमने हमको किस्सा नहीं बताया, बताइए ना, सबसे पहले हम 1 DR में आ जाएंगे, 1 DR में अपन ने प्रश्न जो पढ़े थे उसमें जितने भी 1 DR वाले आइटम है उसको टिक टिक करते हैं, ठीक ठीक तरीके से देख के बताओ 1 DR दिख रहा क्या, ये 1 DR दिख गया, ओपनिंग स्टॉक और वैसा कुछ और भी है क्या, बस 1 DR में इतना ही, और कोई डायरेक्ट खर्चा भी नहीं है,
है ना, तो बोल के बताओ ना, देख के बताओ ना, हम बोल रहे करके मान ले रहे क्या? ये तीन आइटम ही है, परचेज है, कंज्यूमेबल कंज्यूमर गुड्स और बुक का 48 और 12 का, और कैरियज का 1000 रुपए का, बस। बस बाकी तो सीआर है, पहले 1 डीआर लिख देते, ट्रेडिंग के डेबिट वाले आइटम। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट परचेज है। परचेज क्या क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, और 48,000, और कितने कितने इफेक्ट करिएगा उसके बाद? कैरियज एंड फ्रेट था, कितने रुपए था? 1000। बस 1 डीआर खत्म हो गया, 1 सीआर में आ जाओ। 1 सीआर का एक आइटम कहाँ दिया है भैया? ये है 1 सीआर का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, और कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। कहाँ है 1 सीआर? सेल है ना, और सेल विल तो देख रहे ही नहीं, तुम तो पगले हो गए लग रहा मेरे को ना। ये भी हो गया बोलते। तो अब बताओ, ये दोनों को, सेल को, कंज्यूमेबल स्टॉक, कंज्यूमेबल गुड्स को और कंज्यूमर गुड्स को और बुक को, दोनों को लिख देंगे क्रेडिट में 85,440 और 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक का कितना रुपए है? 12,000 और 4,000, दोनों को लिखते हैं। कुछ बच्चों के पास में प्रश्न है तो हमको देख के बताना, कीमत वगैरह बराबर से, बाय सेल लिख देते हैं पहले। कंज्यूमर गुड्स है 85,000, अजून उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक में भी कंज्यूमर गुड्स और बुक, कितना कंज्यूमर गुड्स? 12,000, अजून 4,000। तो ये हो गया ट्रेडिंग का पूरा, जितना भी क्वेश्चन में डाटा था उसका ट्रीटमेंट। आंसर करके बताओ, बैलेंस निकाल के, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा कि लॉस आ रहा? क्रेडिट ज्यादा लग रहा कि डेबिट ज्यादा लग रहा? तो करो टोटल क्रेडिट का। एक लाख 11,440, बैलेंस निकालो। ये भी मत जोड़ देना, नहीं तो उसको भी जोड़ के बैलेंस बोले जीरो आ गया सर, तो हम लिखे है। उसके अलावा इसमें से इसको घटा के बताओ इतना आ रहा है, क्या सही लिखे क्या? 50,440 को पीएनएल के क्रेडिट में लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 50,440। अब क्या करेंगे सूजल? 2 DR 1 ढूंढने जाएंगे। 2 DR 1 बताओ है क्या? 2 DR 1 ढूंढने के लिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट को इधर देखते हैं। 2 CR 1 था, है कि नहीं? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मेंबर लोन, पेड वाला नहीं है कि नहीं? 2 CR में वन इधर भी नहीं है ना एडजस्टमेंट में, तो 2 CR एडजस्टमेंट में, 2 DR एडजस्टमेंट में डायरेक्ट 8 है कि नहीं? और 2 DR 3 भी तो है, पगले कहीं के हाव हाव बोलते हैं। ना नहीं, स्टार्ट में बोल रहे, स्टार्ट रिसेंटली सब तीन, और एक एक दो नहीं है। ऊपर देखो, इधर भी एक या दो है क्या? 2 DR बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट पेड है क्या? नहीं है। 2 DR 1 बोले तो बैंक चार्ज इंटरेस्ट, और 2 DR 2 बोले तो दोनों नहीं है, बोलो। अभी हम जो है ना, सीक्वेंस करके हिसाब से, एक फिर दो, तुम आठ, बीच बीच में 8 ना, 13 12 ऐसा करते हो। तुम आगे आगे जाने को दिखे, तो तुम एक एक दो के बाद में अभी तीन बोलो, तीन बोलो। हम वही बोल रहे थे यार, तुम बीच में से 8 बोले तो हमको तकलीफ हुआ, तो हम वो बोलते, तुम बोले 3 है बोलते हो। हम मान रहे हैं ना 3 है करके, हम वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि एक दो तो नहीं है, फिर वो छूट जाएगा बाद में, उसको बाद में लिख देंगे, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो सीक्वेंस के मार्क कट्टे है, फॉलो करना पड़ता है। कॉलेज में फॉलो नहीं कर रहे होंगे शायद, पगले। पर्सनली किसी को नहीं बोले, मतलब नहीं, ये वाला टॉपिक हो गया क्या? उसमें और पगला बना रहे होंगे, उसमें फाइनल अकाउंट जैसे ही पढ़ा रहे होंगे अभी तो। कितने बजे रहता? जन क्या कर, थोड़ा ध्यान दो।
8:20 का रहता, तो आज मिलेगा ना तुमको लेक्चर? हाँ, पहले बताओ 2DR3 कितना है? सैलरी के पे ड्यू बट नॉट पेड के 600 रुपए है, और सैलरी का जो पेड किए है वो कितना की है देख के बताओ। तो 1000 में से 600 रुपए क्या है बोलते? जोड़ना पड़ेगा, ड्यू है बट नॉट पेड है, तो 1000 के पेड वाले में 600 के ड्यू वालों को जोड़ के लिखते हैं 2DR3 के तौर पे पीएनएल के डेबिट में। सैलरी का 1000 पेड वाला, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, प्लस एडजस्टमेंट में ड्यू बट नॉट पेड बोला है 600, उसको प्लस करके लिखेंगे 1600। जो 600 उसका दूसरा इफेक्ट कब करिएगा? लाइबिलिटी के तौर पे L7 में। कब? जब L7 करेंगे तब। अभी आगे आ जाओ, ये L7 लिख के भी रखे, उसको टिक नहीं करते ताकि वो याद रहे हमारा कौन सा इफेक्ट हो गया और कौन सा इफेक्ट बाकी है। आगे आ जाएंगे, 2DR3 हो गया, 2DR4 में कंट्रीब्यूशन नहीं है, 2DR5 में सैलरी टू कमिटी मेंबर डायरेक्टर नहीं है, 2DR6 में मीटिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो मीटिंग से रिलेटेड क्या खर्चा है पेमेंट में देख के बताओ। 2DR6 से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, मीटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1200। 1200 रुपये आगे आ जाएंगे। उसके बाद में 2DR6 के बाद साथ में क्या आता है वैसे? ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 7 बजे घूमने गए थे एम्प्लॉय, 200 रुपये का ट्रैवलिंग, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, आ गया भैया तुम्हारा 8। तो 8 में पहले एडजस्टमेंट क्या है बताओ? रेंट प्रीपेड है 400 रुपये, पहले तो पेड में देखो कितना पेड है, 2000, और 2DR8 में टैक्स भी है 3000। तो पहले मैं 2000 का प्रेजेंटेशन करता हूँ रेंट का, पीएनएल के डेबिट में आके लिखता रेंट, और उस 2000 में से कितने रुपए काय नाम से माइनस करूं? माइनस करूं कि प्लस करूं? कितना माइनस करूं? 400। वेरी गुड। उसके अलावा और क्या है 2DR8? कितना टैक्स? और ये जो 400 रुपए के प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट है करंट एसेट के तौर पर, उसको कब लिखेंगे? A6। कब लिखेंगे? A6। हाँ, तो ये A6 वाले को हमने टिक नहीं करना है अभी, आगे आ जाएंगे। अभी हम 2DR8 भी कर दिए, 2DR9 में पोस्टेज है क्या? 2DR8 में पोस्टेज है बोलते, 2DR9 पोस्टेज का 1000, प्रिंटिंग स्टेशनरी का 10 में 600, तो दोनों को लिख देते हैं। पहले लिखेंगे पोस्टेज 1000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 600। प्रिंटिंग स्टेशनरी पगला नहीं बनाना है, पगला समझ रहे हैं हमको, यही के तुम भाव कर दे रहे। यहाँ पे पोस्टेज 1000 है ना भैया पहले, तो बाद में 600 है। हाँ, बिल्कुल समझते हैं। तो बताइए, ऑडिट फीस 11 में आता है लेकिन इस प्रश्न में नहीं आता है, जनरल एक्सपेंसेस 12 में आता है लेकिन इस प्रश्न में नहीं आता, बैड डेट तो आज बिल्कुल भी नहीं आता है, आज तो डेटर भी नहीं आता है। और इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उधार चलती, आज के आज पैसे होना, नहीं तो एडमिशन कैंसल, मतलब डेटा वेटर का सिस्टम ही नहीं होना हमारे को, काय की आरडीडी ना काय का बैड डेट छूट, ऐसी बोलते हैं लोग। तो बोलते पैसे तुरंत दे, बोलते क्या बोलते? तो डिप्रिसिएशन 14 नंबर पे आता, वो है क्या? हाँ हाँ बोल दो। एडजस्टमेंट में बोला है ना डिप्रिसिएशन, फर्नीचर पे, तो चर्चर ढूंढो फर्नीचर, तो 10,000 के फर्नीचर के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, यानी 31 मार्च 2016 के खत्म होने के पहले 1/10, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीना ही उसका इस्तेमाल हुआ है, तो डिप्रिसिएशन आधे साल का लगेगा, 6 महीना मतलब। नहीं समझ रहे क्या बोले? नहीं तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि डिप्रिसिएशन में पूरा ही लगा दूंगा बोले, तो मेरे को 10% आता बोले, लेकिन 6 महीने का निकालना पड़ेगा कि 10% एक साल का रेट है। समझ रहे हो क्या बोले? तो फर्नीचर को लिख देते हैं हम एसेट में जाके पहले तो, और उसका एक इफेक्ट कब लिखिएगा? बाद में। अभी हम 2DR14 में लिखने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितने का फर्नीचर है, रेट कितना है? रेट कितना है?
10% है तो 10% और 6 महीने के लिए 6/12, 10% के लिए 10/100। ये कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताओ। 500 निकलेगा। तो ये 500 रुपये का डिप्रिसिएशन आया है, जिसको एसेट में से माइनस बाद में करिएगा ये साथ में A7 में फिक्स एसेट के तौर पे। अभी हम क्या करेंगे, 2DR14 के तौर पे लिखते हैं। कितने रुपए, बस आगे आ जाएंगे। 2DR हो गया 14, 15 लैंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, 16 में अदर आइटम, 16 में अदर आइटम पहले तो एडजस्टमेंट में देखो है क्या, नहीं नहीं बोल दो, नहीं दिख रहा तो नहीं नहीं। और क्या बोलते हैं, क्रेडिट में बोलो, क्रेडिट में दिख रहा क्या 2DR16 क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का 140 है और अदर एक्सपेंस का 2000। तो ये आइटम है 16 में और ये 140 भी है। 2000 का अदर एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिक का 140। 2DR खत्म, 2CR में आएंगे, बताएंगे 2CR में क्या रहता है। 2CR1 में इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या, और इसको लिख रहे हैं ना, तो जिस चीज के ऊपर ये इंटरेस्ट है मेंबर के लोन पे, उस मेंबर का लोन देख लो, मेंबर के लोन के आगे रेट लिखा है क्या। कल गलती हुई थी ना इसी वाली, वो कल पर सो कि अपन ने रेट नहीं देखे थे और फिर बाद में आधा अनपेड, हाँ तो ऐसा गड़बड़ हो गई थी, फिर जोड़ के लिखे थे, आंसर आ गया था वो ब्रैकेट में, फिर जोड़ना पड़ा था। तो आज वैसा कुछ है क्या, कभी भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिख रहे हो तो वो देख लो कि पूरा है क्या, पता चल रहा है अधूरा बाद में मिलने वाला है या बाद में देने वाला है, ऐसा कुछ रहता है तो उसको एडजस्ट करके लिखना है। लेकिन आज क्वेश्चन में रेट वगैरह जितना इंटरेस्ट दिया है ना रिसिप्ट में, इतनी पूरी की पूरी इनकम है। 2CR1 पीएनएल रेट का पहला नंबर आइटम है, 4000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद में का बाद में ही देखते ना, अभी पहले ये तो लिखो। कितने रुपए, और 2CR के अंदर जितने भी आइटम दिख रहे हैं, कोई दिख रहा है 2CR, हाँ 2CR ई 3 जगह ई है, ये तो हो गया 2CR ई। और कहाँ है, एडमिशन फीस, सेल ऑफ एम्प्टी बॉक्स और रिन्यूअल फीस। तो ओवरऑल ये तीनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, कोई भी 2CR3 है क्या, नहीं 2CR3 एडजस्टमेंट में नहीं है। तो ये तीनों का अमाउंट और नाम देख के बताएंगे कि एडमिशन फीस का 600, सेल ऑफ एम्प्टी बॉक्स 200, रिन्यूअल फीस 5000। सबसे पहले एडमिशन फीस 600, उसके बाद सेल ऑफ खाली व डब्बे कितने रुपए, 200, उसके बाद 5000 का था क्या, तो भी नाम तो बताओ, रिन्यूअल फीस, वेरी गुड। कच्चा बादाम खाते हो क्या, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। बाकी बच्चे बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं 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 बोलते कम से कम। बताओ ना, 2CR3 खत्म, 2CR खत्म होने गया तो पीएनएल बन करके नेट प्रॉफिट निकालिएगा। A4 का एक, अभी हम एसेट लाइबिलिटी नहीं किए हैं, दूसरा इफेक्ट हम बाद में ही करते हैं। समझ रहे हैं कि कंफ्यूजन है। 60,000 सब नीचे ही है। बैलेंस निकालो भैया, तुम्हारे जीवन में बैलेंस की कमी लग रही है, ऐसा ऐसा करके देखना बाहर जाके बैलेंस आ रहा क्या, इधर तो नहीं गिर जाएंगे। निकालो ना बैलेंस, 39, 48 आ रहा है, 49 बोल रहे हैं कुछ बच्चे, 48, 400।
देखो एक ही भाव इधर भाव नहीं होता भैया, फिक्स रेट है। हाँ 48,400 है। एक बार दो जन का वही आ रहा है कि ये दोनों एक देख लो एक बार, किसी को कंफ्यूजन होगा तो 48,400 आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ का 49 आ रहा था। नेट प्रॉफिट को कहां से कहां ट्रांसफर करिएगा? अप्रोप्रिएशन भी तो करना है अभी। करंट ईयर का 48,400, जैसे ही अपने पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया ना, कि उसका 25% निकाल के स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करिएगा। नहीं का ये कब कैसे करना है? अपने मन से, क्वेश्चन में कोई बताने आने वाला नहीं है। टू ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व गुना 25%, बोलो। अब दूसरा इफेक्ट जो है वो अपन एल टू में करेंगे, तो ये L2 का इफेक्ट याद रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, जब L2 का नंबर आएगा तब। हाउ बोलो, हाउ हाउ हाउ। तो उसके बाद में बताओ कि कोई 3DR है क्या? नहीं है। कोई भी 3DR है क्या? नहीं है। और कोई भी अगर 3DR नहीं है तो डायरेक्ट बैलेंस निकालिएगा ना, L11 में ट्रांसफर कर दीजिएगा। समझते नहीं समझते, बोलिए। वेरी गुड। पहले आगे आगे का बताने को देखते, आगे आगे का बताने को देखते हैं। 48,400, बोलो हाउ। 48,400, फिर से बोलो हाउ। और बैलेंस निकाल के बताओ। 36,300 को क्या नाम से लिखना है? टू प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट L11 मतलब लाइबिलिटी में 11 नंबर तक एक आइटम याद रखिए, 11वां नंबर अपना सबसे आखिरी नंबर में लिखना है। आगे आ जाएंगे, अब आ जाएंगे L1। L1 में शेयर कैपिटल लिखते हैं, बताइए शेयर कैपिटल L1 में है क्या? सबसे पहले ही था L1, 30,000 का L1। L1 से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं L ये एस ए एसेट लाइबिलिटी, और इधर लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे शेयर कैपिटल। बोलो शेयर कैपिटल। L2 में क्या आता वैसे तो? स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या? कितना है? जो ट्रांसफर खुद से किए थे, अपने को कोई बताने आने वाला नहीं, वो तो हम आपके लिए शुभचिंतक है आपके, इसलिए हम आपको बता दिए कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर 25% करंट ईयर के प्रॉफिट का स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है अपने मन से। इसके लिए आपको एग्जाम में कोई बताने आने वाला, ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा कि L2 और कोई है क्या? इधर देखो एडजस्टमेंट में एक ही L है, क्या है? L7। जब L7 आएगा तभी एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी वापस आते हैं इधर, बताओ इधर L7 ही दिख रहा, कहाँ है 409? हाँ ये लोन, 10,000 का लोन लोन फॉर्म DTC बैंक, लाइबिलिटी में लिख देते हैं। कितने रुपए? बस L4 हो गया। L7 में क्या है? लोन वाला है, तो पहले देख, लोन नहीं है, वो ए वाला है। वो लोन रिकवर्ड जो है वो ए से आएगा, वो बाद में लिखिएगा। हाँ हाँ ठीक है। अभी हमको बताइए ना, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 8,000 वाला, 18,000 वाला, ये भी कहाँ शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली? A6 में। क्यों हो रहा है A6 में, समझ रहे हो? ये A6 में आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ रहे हैं? कि कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? हाँ समझो थोड़ा बात को हमारी। और बताओ ए एल में डायरेक्ट क्या बचा है? इधर तो ये दोनों ए से रिलेटेड आ गए, ये बाद में देखना, और इधर से एल से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एडजस्टमेंट में था एक L7 था, क्या था? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड सैलरी के नाम से कितने रुपए लाइबिलिटी में लिखूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी का 600। अब ये होने के बाद बताओ और क्या है?
सैलरी हो गया 600 रुपये आउटस्टैंडिंग, एल का पूरा आइटम एडजस्टमेंट से भी खत्म और एल का पूरा आइटम बैलेंस ट्रायल बैलेंस रिसिप्ट पेमेंट जो भी है उससे भी खत्म। अब क्या करेंगे, क्या बाकी, एल इलेवन क्या है, बचा हुआ 36,300 का प्रॉफिट, तो एल 11 में लिख देते हैं उसको। ये यहाँ पे आता ना ऐसा, ये L2 में आता और ये L11 में आता, नहीं समझ में आता, L11 में लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने रुपए, अब A1 सबसे आखिरी में देखो A1 है क्या, 4,000 का A1 है, महंगा हो गया, पहले तो 8 आने का आता था A1। तो ये A1 जो है उसको कहाँ लिखिएगा, A1, A1 इज A1, कैश इन हैंड कितने रुपए है, 4,000। तो A2 के बारे में बताओ, B2 पहले तो एडजस्टमेंट में जो आइटम बाकी है वो A6 और A7 ही है, ठीक है, तो इधर देख लो A7 A6 के पहले कुछ है क्या, A2 है क्या, A2 के दो आइटम है B2, शेयर इन DCC बैंक 4,000, शेयर इन कंज्यूमर फेडरेशन 2,000, एसेट में लिख देते जाके, शेयर इन DCC बैंक, शेयर इन कंज्यूमर फेडरेशन, कितना कितना, 4,000 और 2,000 है कि 2,000 और 4,000, ये चार पहले है बोलते, ठीक है ना, ठीक है, हम उल्टा सुन रहे थे ना, हमारे कान कैसे पहले ही आला कान आगे आ गया था ना एकदम से, तो इसमें से दूसरा वाला पहले सुना, तुम गलत नहीं बोले। A2 के बाद में A3 में वैसे तो इन्वेस्टमेंट आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, लेकिन स्टाफ प्रोविडेंट फंड लेकिन है क्या, A4, और ये लोन टू मेंबर से रिलेटेड रिसिप्ट में भी है, क्या है कि भैया जो लोन हमारी पेमेंट में दिया है 78, यानी हमने लोन दिए कितना है मेंबर को 78, और लोन रिकवर्ड कितना हो गया हमारा, तो 78 का लोन दिए, उसमें जितने वापस आ गए वो हमारी एसेट नहीं है, जो वापस मिल गया होगा वापस, जो मिलने का वापस उनको बाद में मिलेगा, तो वो हमारे लिए एसेट, एसेट में कैसे प्रेजेंट करिएगा, एसेट में आइएगा, लोन टू मेंबर, मेंबर की स्पेलिंग बराबर है, पेपर में पूरी लिखिएगा अगर मार्क पूरे होना तो, रिकवर्ड लिख देते हैं डायरेक्ट, कितने रुपए, माइनस करके भी बताओ फिर, जो हमने माइनस किया और जो भी लिखे उसके बारे में कहा दिया है, एक ही इफेक्ट करिएगा, दो दो इफेक्ट करने को देखते क्या, आगे आ जाएंगे नहीं तुम वही बैठे रहो, आगे होगे बताओ, और उसके बाद बताओ A4 के बाद A5 में वैसे तो डेटा रहता लेकिन आज है क्या, A6 में क्या करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या है, पहले तो प्रीपेड रेट और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और 4,000, प्रीपेड रेंट 400, प्रीपेड रेंट 400, क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या है, कंज्यूमर गुड्स बुक, कंज्यूमर गुड्स और 12 न 4, हाँ, और बताओ A6 में इधर है क्या कुछ, ये DCC बैंक का करंट अकाउंट जो है दिख रहा है कहाँ है, तो इस वाले DCC बैंक के करंट अकाउंट में से जो पेमेंट है उसमें रिसीव भी है, तो वो जो 30,000 का पेमेंट किए थे बैंक से
मतलब बैंक में पेमेंट किए थे और उसमें से कितने वापस आ गए, निकाल लिए, मतलब रिसीव हो गया, हमने बैंक से वापस निकाला, तो हमारे बैंक में कितने रखे हुए अभी, तो वो 12 को एसेट में लिखेंगे नेट करके। कैसे करते हैं नेट बताते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डी सी सी बैंक करंट अकाउंट, पेमेंट कितना किए थे, माइनस निकाले कितना वापिस, बचा कितना खाते में, जो बाहर का कॉलम में आते हैं। आगे आगे बताते हैं A6, उसके बाद में A6 के बाद में A6 है, अभी A7 तो एसेट में एक बाकी है एडजस्टमेंट में, इधर से कहीं अभी क्या बाकी है, हाँ ये A7 रह गया था, इसका डिप्रिसिएशन कर किए थे, सिर्फ एक इफेक्ट बाकी था, तो ये 10,000 रुपए, और ये ही इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, हाँ काटेंगे ना, वही तो बोल रहे, ये और ये रिलेट करके लिखेंगे, कौन सी दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं, कि फर्नीचर की रिसिप्ट पेमेंट की आइटम और उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन, ये भी वही है। हाँ तो 500 रुपए था डिप्रिसिएशन, ध्यान है क्या, नहीं याद आ रहा तो देखो आ गया याद, हाँ जल्दी याद कर लियो। चर बोलो, फर्नीचर 10,000 में से 500 घटा के बोलो, वैसे तो ए के बाद में 8 9 10 आता, लेकिन प्रश्न में नहीं आता, तो कोई क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएंगे नंबर बोलेंगे, नंबर अब नहीं बोलेंगे, अब डायरेक्ट टोटल बोलेंगे। रिसीव अपना लाइबिलिटी का टोटल करो पहले, पूरा राउंड अप में आ रहा, और इधर से कुछ बच्चों को समझ में आ रहा, फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम के पहले मत करना। 900 आ रहा, 100 रुपए का डिफरेंस है, 89,900, ओके 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 ओके। अब हम जो बोल रहे हैं सीधा सीधा सुनो, सीधा सीधा इसका टोटल करो, इसका टोटल करो सीधा सीधा, और इधर का भी टोटल करो सीधा सीधा, और देखो कि वो जो टोटल दिया हुआ है वो सही में होता है क्या, नहीं करते टोटल बहुत आलसी हो गए, आलसी छोरे आलसी छोरे, हम करते 30,000 प्लस 600 प्लस 36,000 प्लस 4,000 प्लस 85 440 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 1,99,240, 1,99,240 करेक्ट है, 600 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 78,000 प्लस 30,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 140 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 1,09,000, 900 रुपए ज्यादा है क्रेडिट का, 2,41,40,000 करो टोटल एक बार, 2,01,40,000, इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा इसका डिफरेंस, हाँ डिफरेंस कितना आएगा, 900 आएगा ना भैया, 900 ऊपर है ना उसके, आ रहा ना 900, देखो ना डिफरेंस क्वेश्चन में ही दिया है 900 का, अपन क्वेश्चन पूरा एकदम सही किया है अगर, तो अपने को सबसे पहले टोटल चेक करना चाहिए, क्वेश्चन में टोटल ही गलत दिया है 200। ये देखो हम निकाले, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कुछ भी बटन दबा रहे होंगे बैठ के, कैलकुलेटर में हाथ बैठा हुआ है ना, 3 साल सिर्फ कैलकुलेटर चला गया ग्रेजुएशन में, दिख रहा है क्या, ये देखो 600 2,000 पूरे सही सही जोड़े, एक भी चीज गलत नहीं, बटन दबाए, हल्के में ले रहे क्या, तो सुनो थोड़ा, क्वेश्चन गलत है उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं ना भैया, आप क्वेश्चन गलत है अपन तो सही है, अब ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि लिख के दिया है ना उसने टोटल खुद, तो यहाँ पे कोई तो भी 900 बढ़ा के दिख दिया होगा उसने, किधर बढ़ा के लिख दिया होगा उधर, मतलब कोई 900 कम कर दिए था देता तो ऑटोमेटिक आंसर में एडजस्ट हो जाएगा, या फिर इधर 900 का सस्पेंस ऐड कर दो, रिसीप्ट में सस्पेंस है तो उसको लाइबिलिटी में लिख दो,
ऐसा लिख के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ होता है इसके मार्क कटते नहीं है, मिलते हैं मार्क, बोनस रहता है वो सब बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत भारी लग गया, समझ जाओ, जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो ज्यादा अच्छी बात है।